हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, कंजर्वेशन एफर्ट्स, चैप्टर 16 शंकराय से। मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रखी है। बीमार हूँ मैं, इसलिए मैं कुछ दिन से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। राइट। सो मैं ट्राई करूँगी क्लियरली बोलने का, ताकि आपको समझ में आए। राइट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, फाउंडेशनल वीडियोस जो हैं उन्हें बिल्कुल इग्नोर मत करिए। वाइश सर ने बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद आपको प्रिपरेशन शुरू करना है। और किसी और को आप जानते हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसे भी सजेस्ट करिए कि आप वो फाउंडेशनल वीडियोस ज़रूर देखें। उसके बाद आपसे उम्मीद है, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कंफर्टेबली ईजिली अगर पास करना है यूपीएससी प्रिपरेशन, यूपीएससी 2023, और आई होप आप लोग टाइम टेबल ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। तो यही करते रहिए, और ताकि आप आराम से इस बार नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। राइट। और अगर आपको और भी कोई जेन्युइन डाउट है, उसके बाद आप वाइस सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स, और इन वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। राइट। सो प्रोजेक्ट टाइगर, तो कंजर्वेशन के लिए हमने उनके संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, उसके बारे में पूरा पूरा चैप्टर है। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। राइट। तो हम इसके बारे में जानते हैं वैसे, तो अब पढ़ लेते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हुआ करती थी इंडिया में, जिसे कहते हैं टाइगर, पैंथरा टिग्रिस, जो उसका साइंटिफिक नेम है। उसका उसका काफ़ी एक टाइम पे उसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा घट कर गिर गई थी नीचे। अब फिर वो सडनली काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि ये जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, गवर्नमेंट ने शुरू किया, उस वजह से जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो काफ़ी अब बढ़ चुकी है। पहले एक टाइम पर, मतलब 1900 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1900s में जो पॉपुलेशन 40,000 हुआ करती थी, 40,000, वो जाके 18,000 हो गई, नहीं 1800 हो गई, 1,800। 40,000 से सीधा 1,000 पे आ गई 1972 में। तो इतना ज़्यादा इसका जो पॉपुलेशन है वो गिर चुका है टाइगर्स का। राइट। फिर क्या हुआ, तो प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट टाइगर है, फिर वो उसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाया गया। राइट। आपको पता होना चाहिए सेंट्रली सेक्टर स्कीम में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, कोर ऑफ द कोर स्कीम में, सब में क्या फ़र्क होता है। राइट। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाया, और फिर इसे 1973 में लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट, इसका उद्देश्य क्या था? तो क्या था कि मेंटेनेंस हो सके, जो बची कुची जो पॉपुलेशन है उसे ढंग से मेंटेन किया जाए। साइंटिफिकली अप्रोच क्या रहेगी, साइंटिफिक अप्रोच रहेगी। इकोनॉमिक तरह से भी इसे देखा जाए, एस्थेटिक, मतलब किसी किसी को देखना पसंद है टाइगर, हम चाहते हैं जू में ये सब, तो एस्थेटिक वैल्यू के लिए भी कि हमें पता हो टाइगर कैसे रहते हैं। फिर कल्चरल, राइट, किसी कल्चरली भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इकोलॉजी के लिए भी इसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इस तरह से ये सब अप्रोचेस को लेकर जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसे बचाया जा सके। उसके बाद टू प्रिजर्व फॉर ऑल टाइम्स, मतलब जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, राइट, हर एक स्पीसीज़ का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है। तो उस बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की वजह से उसे नेशनल हेरिटेज माना जाए, और उसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए। और कुछ लोगों को देखना पसंद आता है ना, जो जाते हैं जू में, ये सब क्यों जाते हैं, एनिमल्स को देखने के लिए। जब एनिमल्स रहेंगे नहीं, टाइगर रहेगा ही नहीं, तो हम क्या दिखाएंगे। तो उस वजह से भी। फिर अब आता है इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है जो एंडेंजर स्पीसीज़ है उसका संरक्षण करना, और जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ आसपास रहते हैं उस टाइगर रिजर्व के, उनके भी हितों की रक्षा करना, उनके राइट्स की भी रक्षा करना। राइट। तो दोनों का एक हार्मनी बना के रखना। फिर हम आते हैं टाइगर रिजर्व्स पे। तो टाइगर रिजर्व्स ऐसे एरिया होते हैं जो कि एक तरह से नोटिफाई कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि यहाँ पर टाइगर्स, राइट, और उसके जो जिसे वो खाएगा, राइट, टाइगर शिकार करके खाता है, राइट। तो वो मतलब ओमनिवर्स है, तो वो खाता है। अब जो छोटे लेवल के, मतलब जो उसके शिकार है, उन्हें भी बचाना ज़रूरी है ताकि उसकी पॉपुलेशन सस्टेन हो सके। तो इस सबको गवर्न करने के लिए कुछ एरियाज़ को नोटिफाई कर दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 में, जिसे लॉन्च किया गया था। फिर ऐसे इनिशियली शुरू में 9,000 टाइगर रिजर्व्स थे जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आते थे, जो आगे जाके बढ़कर 42, राइट, 42 हो गए। और फिर कितने स्टेट्स में आने लगे, ये 17 स्टेट्स में, जहाँ पे टाइगर रिजर्व्स बन गए। तो ये 9 से बढ़कर 42 हो गए। फिर देखते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ऐसी जगह को,
जो किसकी रिकमेंडेशन के साथ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की रिकमेंडेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट मिलके ऐसे एरिया को नोटिफाई करेगी कि ये टाइगर रिजर्व है। और हमने देखा था पिछले चैप्टर में जो नेशनल पार्क ऐसा होता है उसे किस तरह से नोटिफाई किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, और वही जो बॉडीज़ हो गई नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और NTCA, इस टाइप के बोर्ड का उसमें क्या काम होता है, राइट। तो फिर अब आगे देखते हैं। तो टाइगर रिजर्व में क्या आता है, सबसे पहले कोर जोन आता है, उसके बाद फिर बफर जोन आता है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, यहाँ पे कोर जोन, उसके बाद फिर बफर जोन। तो कोर जोन में क्या होता है कि क्रिटिकल कोर एकदम मतलब जो अंदर होता है जिसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्टस इन वायलेट, उसे बिल्कुल वायलेट नहीं करना चाहिए और उसे पूरी तरह से टाइगर के कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ जो वहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वहाँ पे रहते हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वहाँ रहते हैं, उनके भी हितों की रक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो टाइगर रिजर्व में ये नहीं है कि वहाँ पे कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होगा, ह्यूमन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये याद रखना है, उसे बिल्कुल भी उसे एक तरह से ख़राब नहीं किया जाएगा, जैसा है वैसे बनाया रखा जाएगा। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब्स है उन्हें भी अपने जो हक है वो दिए जाएंगे, राइट। तो फिर जो कोर जोन होता है वो एकदम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है, और इसे कुछ साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मतलब इसके कुछ बेसिस है इसे मतलब कोर जोन बनाने के। तो पहला मैंने बता दिया, उसे बिल्कुल भी तरह से ख़राब नहीं किया जाएगा, उसे वैसे का वैसे रखा जाएगा, इनवायलेट करके रखा, ये नाम ये वर्ड याद रखिए, इनवायलेट। और फिर जो एरियाज़ है उन्हें नोटिफाई कौन करेगा, पहले स्टेट गवर्नमेंट करेगा, एक एक्सपर्ट कमेटी के साथ सलाह मशवरा कंसल्टेशन करके, जो उसी पर्पज़ के लिए बनाया गया होगा उस कमेटी को, राइट। फिर देखते हैं बफर जोन। अब ये बफर जोन क्या होता है, जो पेरिफेरल एरिया, जो क्रिटिकल हैबिटेट है उसके जो आसपास का एरिया है, बाहर का एरिया, उसे पेरिफेरल एरिया कहते हैं, जहाँ पे लेसर डिग्री ऑफ ह्यूमन प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, जितने ज़्यादा रूल्स है सब है वहाँ पे कोर जोन में, उतना ज़्यादा बफर जोन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हो सकती है, राइट। तो फिर उतने ज़्यादा हैबिटेट की प्रोटेक्शन की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे ये क्या करता है, को एग्जिस्टेंस, जो वाइल्ड लाइफ है और ह्यूमन एक्टिविटी के बीच में दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा के दोनों आराम से रह सकें, उस तरह से ये एक वहाँ पे बंदोबस्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो लोग रहते हैं उनके जो उनका लाइवलीहुड है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो उस एरिया पे डिपेंड करती है। उस टाइगर रिजर्व अगर वो फॉरेस्ट में पड़ता है तो उस फॉरेस्ट की बहुत सारी जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है, जो लोग वहाँ रहते हैं। तो इस सबको रिकॉग्नाइज करने के बाद उस जोन को बफर जोन बनाया गया, ठीक है। और डेवलपमेंट का काम है तो भी वहाँ पे हो सकता है, और कोई सोशल कल्चरल राइट्स है जो वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं, उनके कुछ वहाँ पे ऑलरेडी राइट्स हैं, तो उस वजह से यहाँ पे बफर जोन बनाया जाता है। लेकिन कोर जोन में ऐसा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ के लिमिट्स क्या क्या है, लिमिट्स किस तरह से डिफाइन की जाती है, मतलब किस तरह से उसका आधार क्या होता है। तो उसका आधार पूरी तरह से साइंटिफिक होता है, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज होते हैं जो कि ग्राम सभा और एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई जाती है उनके कंसल्टेशन के साथ, जो वहाँ की ग्राम सभा है वो सब इस पर डिसीजन लेते हैं, राइट। उसे ये बनाते हैं लिमिट्स क्या क्या होनी चाहिए, उस एरिया के बाउंड्रीज क्या होना चाहिए। फिर एक बार जब बन गया तो यहाँ पे क्या दिया गया, नो ऑल्ट्रेशन। अगर एक बार पूरी तरह से नोटिफाई कर दिया गया कि यहाँ पे इस तरह से टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, तो उसके बाद फिर उसकी बाउंड्री से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट यहाँ पे बस एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, जब NTCA, राइट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रेकमेंड करे, और किसके अप्रूवल के साथ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके अप्रूवल के साथ जब NTCA रिकमेंडेशन करे तभी जाके उस टाइगर रिजर्व के जो बाउंड्रीज़ हैं उसे छेड़छाड़ की जा सकती है। एक बार बन गया तो बन गया, लेकिन उसे भी चेंज किया जा सकता है। और अपने आप से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे किसी भी टाइगर रिजर्व को अपने आप ये नहीं कहेगी कि आज कल टाइगर रिजर्व था अब नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगानी, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हो सकता है जब कभी पब्लिक का इंटरेस्ट हो, लाइक, राइट। तो जन जो आप लोग हैं, राइट, पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनके हितों की रक्षा के लिए ही कभी ऐसा कर सकते हैं, जब किसके अप्रूवल के साथ, NTCA की अप्रूवल के साथ और
नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर सकती है एक टाइगर रिजर्व को, अपने आप से नहीं कर सकती है। फिर देखते हैं जब हम बात करें एनटीसी की क्या होता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जब 2006 में अमेंडमेंट किया गया था तो उसके बाद इसे बनाया गया इस बॉडी को, जिसका नाम था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब एक्ट के थ्रू बनाया गया है अमेंडमेंट एक्ट, तो इसलिए ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर राइट इसका इम्प्लीमेंटेशन इसका क्या है, इसका एम क्या था कि जो टाइगर रिजर्वेशन के कंजर्वेशन के लिए जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं उन्हें पूरी तरह से ढंग से इम्प्लीमेंट करना, राइट ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। फिर अब देखते हैं इसके कुछ पावर्स होते हैं और कुछ इसके फंक्शंस, इसके कुछ काम होते हैं, वो क्या है। तो इसका काम है पहले तो अप्रूव करना, जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है, जो प्लान बनाया गया है तो वो उसे अप्रूव करना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर बाद में उसे इवेलुएट करना, उसे इवेलुएट मतलब उसे जांचना, उसे पूरी तरह से परखना। और फिर उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जो सस्टेनेबल इकोनॉमी सस्टेनेबल इकोलॉजी उससे हो रही है कि नहीं, इकोलॉजी पे बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है, और किसी भी तरह की इस तरह की जो अनसस्टेबल चीज़ है, इकोलॉजिकली अनसस्टेबल सस्टेनेबल चीज़ हो रही है, जैसे माइनिंग हो सकती है, इंडस्ट्री लगाना किसी भी तरह के। और जो इस टाइगर रिजर्व के पास जो भी ऐसी कुछ भी इलीगल काम चल रहा है, राइट अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस चल रही है, उस पर रोक लगाना। और फिर बाद में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना, राइट जो यहाँ पे दिए गए नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स। अगर वहाँ पे टूरिज़्म अलाउड है तो वहाँ पे टूरिज़्म एक्टिविटीज़ में ऐसा नहीं कि टूरिस्ट को हर चीज़ करने की इजाज़त हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो टाइम बाय टाइम उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाते रहना, ताकि जो वहाँ के इकोलॉजिकली जो वहाँ जो सैंक्टिटी है बनी रहे, राइट वहाँ की इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन हो सके, मतलब जो टाइगर रिजर्व्स हैं और भी जो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे पूरा किया जा सकता है। इसलिए टूरिस्ट पर कुछ तरह के गाइडलाइंस वहाँ पे बनाएंगे, तो वो एक काम करता है, कौन करता है, एनटीसीए, ये गाइडलाइंस बनाना ये सब, राइट। तो उस बफर जोन के लिए उसमें बफर जोन भी आता है, कोर एरिया भी आता है। और फिर ये भी ध्यान देना कि जो वहाँ पे टूरिस्ट हैं और भी वो जो बाकी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो इन सब का ध्यान रख रही हैं, वो इन सब को फॉलो कर रही हैं कि नहीं, कंप्लायंस, राइट इन सब से जो रूल्स वहाँ पे गाइडलाइंस बनाए गए हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है, वायलेट कर रहा है तो उसके लिए अभी क्या है कुछ मेजर्स लिए जाएंगे। तो फिर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन प्रोटेक्शन मेजरिंग इंक्लूड मेजर्स, तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना होता है। जैसे फ्यूचर जो कंजर्वेशन प्लान है उस पर भी ये बातचीत होती है, उस पर भी ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है। उसके बाद फिर वहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन और फिर उसके जो शिकार टाइगर जिसे खाएगा उसके पॉपुलेशन के ऊपर भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ताकि उसे प्रोटेक्शन किया जा सके। फिर बाद में स्टेटस ऑफ हैबिटेट्स, राइट जो वहाँ पे जो हैबिटेट्स है उसकी स्टेटस के बारे में, डिसीज़ अगर उन्हें किसी तरह की बीमारी लग गई है, राइट जो टाइगर है उसे बीमारी लग सकती है तो उसका सर्वेलेंस करना। मॉर्टेलिटी सर्वे मतलब अगर कोई टाइगर मर जाता है, राइट या फिर कोई और स्पीसीज़ जो उसके प्रे स्पीसीज़ थी वो मर जाता है, उसका सर्वे करना। पेट्रोलिंग मतलब लोग घूमते रहते हैं, राइट जो फॉरेस्ट रेंजर्स ये सब होते हैं घूम घूम के देखते हैं एक तरह से, तो वो करना। और फिर किसी भी तरह की कुछ ऐसा हो जाता है जैसे ह्यूमन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और इसी तरह का कुछ और हो जाता है जैसे कि कुछ सडनली कोई टाइगर मर गया, या फिर कि कोई इलीगल मतलब पोचिंग चल रही है, इस तरह की चीज़ों को देखना, राइट इन सब पे इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सब काम भी होता है। और उनका मैनेजमेंट ये सब का मैनेजमेंट ये सब करना भी इसमें आता है, राइट एनटीसी का काम आता है। और फिर बाद में और भी बहुत सारे दिए गए हैं, राइट यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे क्या है, इंश्योर टाइगर रिजर्व्स होते हैं वो मतलब इन जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं वो एरियाज़ होते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आते हैं। और फिर दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के साथ कैसे होगा उनके, राइट कैसे सामंजस्य बैठेगा, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी ये सब जो ये चल रहा है कंजर्वेशन का जो सब चल रहा है वो सब बराबर चलता रहे, और फिर बाद में कोई भी इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल यूज़ उसका ना हो सके, राइट टाइगर रिजर्व का। एक्सेप्ट कभी अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक्सेप्शन क्या है,
पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा किया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राइट। वरना जो यहाँ पे पाबंदियाँ हैं, गाइडलाइंस हैं, उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। कभी कुछ ऐसा एक्सेप्शन आता है तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अप्रूवल की ज़रूरत है। और फिर बाद में जो टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट है उसे सब प्रोवाइड करना, जो स्टेट में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, राइट। बायोडाइवर्सिटी आपको पता है, कंजर्वेशन संरक्षण के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए, स्टेप्स लिए गए हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, जो टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट के सबके लिए उसे फैसिलिटेट करना, राइट। और फिर किस तरह से इको डेवलपमेंट, लोगों का जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनके पार्टिसिपेशन के थ्रू, और फिर कुछ मैनेजमेंट प्लान्स हैं, राइट, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। और इसी तरह के जो इसी तरह के सिमिलर इनिशिएटिव्स हैं जो आसपास के एरियाज़ में हो रहे हैं, वो ये सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज के साथ, मतलब एक तरह से वो उनके साथ ये मैच खा रहा है कि नहीं, वो सब देखना और उसे उस तरह से मैनेज करना, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो उसके साथ साइंटिफिक अप्रोच लेना, अप्रोच का इस्तेमाल करना, इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, लीगल सपोर्ट, ताकि ये जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है इन सबको बेटर इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो साइंटिफिक, इंफॉर्मेशन, आईटी, इन सब का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो उन सब का भी हेल्प लेना, राइट। और फिर बाद में जो लोग हैं वहाँ पे, जिनके हम पीपल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, और जो भी ऑफिसर्स सब इन्वॉल्व हैं, उन सब की ट्रेनिंग, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करना ताकि वो ये सब काम कर सकें। और जो स्टाफ होते हैं टाइगर रिजर्व के, उन्हें भी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दी जानी चाहिए। फिर देखें एस्टिमेशन पर टाइगर जो पॉपुलेशन है, हमने कहा था कि एक टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा घट गई थी, राइट। अब ये जाके यहाँ तक कैसे पहुँच पाई है, राइट। तो उसका एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, उसके जो सेंसस है, जनसंख्या किस तरह से पता लगाई जाती है। जनसंख्या की कह रही हूँ, उसकी जो पॉपुलेशन है, राइट। तो देखिए, तो जो एस्टिमेशन किया जाता है कितने नंबर ऑफ़ टाइगर्स हैं, कितनी तादाद में है, उसको क्या कहते हैं, टाइगर सेंसस कहते हैं। फिर बाद में जनगणना, राइट। तो इस एक्सरसाइज को के बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। इससे जाके हमें एक एस्टिमेट लगता है, हमें मतलब एक आंकड़ा पता चलता है कि कितने टाइगर्स हैं, वो उनकी डेंसिटी, मतलब वो कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, राइट। और उस हिसाब से ये जो इंडेक्स ये सब बनाया जाता है। तो ये इसे टाइम रेगुलर इंटरवल्स में, राइट, करेक्ट, मतलब 2 साल है तो 2 साल, उस तरह से करेक्ट रेगुलर इंटरवल्स में इसे कंडक्ट किया जाता है, ताकि पता चले कि हमारी जो करेंट टाइगर पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये ट्रेंड को पता लगाया जा सके। और इससे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ नंबर ऑफ़ टाइगर्स ही नहीं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, जैसे कि उस टाइगर की डेंसिटी, पॉपुलेशन और एसोसिएट, मतलब कहाँ पे जो टाइगर्स है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। पूरी जगह में एक साथ ही एक ही तरह से नहीं रहते, कहीं कहीं पे टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पे काफ़ी कम होती है। और उससे और भी चीज़ें क्या एसोसिएटेड है, जो उसका शिकार होता है, प्रे होता है, वो स्पीसीज़ जहाँ पे है ऑब्वियसली वो भी वहाँ पे रहते होंगे ताकि उसे खाना मिल सके। फिर एक कॉमन मेथड है, उसे कहते हैं पग मार्क सेंसस टेक्निक, राइट। यहाँ पे ये देख सकते हैं पग मार्क, ये देखिए, तो ये पग मार्क्स है, ये इसके थ्रू उसे पता लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो इम्प्रिंट्स होते हैं, जो उसके जो पैर के निशान होते हैं, इम्प्रिंट्स होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, और हर एक के अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से उस पर ये कहा जाता है कि यहाँ पे उसका जो नंबर है, टाइगर का नंबर पता लगाया जाता है, राइट। फिर बाद में यहाँ देखते हैं जो रिसेंटली एक मेथड ऊपर के आया है जिसे कहते हैं कैमरा ट्रैपिंग, और एक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरा लगाए जाते हैं, तो इससे कैमरा ट्रैपिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब उसकी फ़ोटो ली जाती है, टाइगर की फ़ोटो ली जाती है, उसके बाद वो अलग एक टाइगर दूसरा टाइगर मतलब अलग कौन कौन से टाइगर हैं ये कैसे पता चल जाता है, क्योंकि हर टाइगर के ऊपर जो स्ट्राइप्स आप देखते हैं, मतलब जो एक तरह की धारियाँ होती हैं, वो अलग अलग तरह की होती है, जो स्ट्राइप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उस बेसिस पर पता लगाया जाता है कि ये यहाँ पे कितने टाइगर हैं। और फिर एक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, जो किस तरह से होती है, जो उसकी जो फीकल मैटर होता है, राइट, जो एक्सक्रीटा निकलता है उस टाइगर का, उसके थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है और पता लगाया जाता है, क्योंकि सबका अलग होता है डीएनए, राइट। फिर आगे देखते हैं असेसमेंट मेथोडोलॉजी। तो ये जो असेसमेंट किया जा रहा है उसमें क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो पहला जो ये जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन था,
ये एक ऐसा ही बहुत क्रुशियल, बहुत इम्पॉर्टेंट जो टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हम जानते हैं, अगर हम एस्टिमेट ही नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा टाइगर की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है, राइट। तो यहाँ पे दिया गया है। तो फिर 2006 से इसे हर 4 साल में एक बार किया जा रहा है ताकि इसकी मॉनिटरिंग बराबर चल सके। और ये जो रिपोर्ट है 2010 में इसे नेशनल टाइगर असेसमेंट, राइट, उसमें पेश किया गया था। द रिपोर्ट प्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ 2010 नेशनल असेसमेंट अंडरटेकन, मतलब इसमें बेस्ट इन क्लास साइंटिफिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है, राइट। ये जो है हम लोग सेंसस इस्तेमाल करते हैं, मतलब सेंसस जिस तरह से करते हैं टाइगर पॉपुलेशन का, उसमें बेस्ट इन क्लास साइंटिफिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया था, राइट। तो ये 2010 में ऐसे कहा गया है। और इससे क्या होता है, जो टाइगर की जो करंट पॉपुलेशन है वो पता लगता है, और जो ब्रॉडर असेसमेंट है, मतलब जो टाइगर का जो लैंडस्केप है, मतलब जहाँ पे टाइगर रिजर्व्स होते हैं, जहाँ पे टाइगर तादाद में रहते हैं, वहाँ पर किस तरह की चेंजेस आ रही है, उन सब का भी एक तरह से जांच किया जा सकता है। और इसके कुछ 3 फेजेस हैं यहाँ पे दिए गए। तो पहला फेज़ में आता है बीट लेवल पे उसे जो डेटा है उसे कलेक्ट करना। तो बीट लेवल पे क्या होता है, जो पेट्रोलिंग यूनिट्स होती हैं, जैसे वहाँ के जो पर्सनल्स होते हैं, ट्रेन पर्सनल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट रेंज में मतलब उस फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, टाइगर रिजर्व में रहते हैं, स्टाफ होते हैं, राइट। उन्हें एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल दिया जाता है कि आपको इस तरह से पेट्रोलिंग करनी है और इस तरह से रिकॉर्ड करना है कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन टाइगर की। तो उसे बीट लेवल पे डेटा कलेक्शन कहते हैं। तो पहला स्टेज है ये आता है। फिर दूसरा फेज़ आता है एनालिसिस ऑफ हैबिटेट स्टेटस, जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं उस हैबिटेट का, राइट, जहाँ पे रहते हैं उस हैबिटेट कहते हैं, उसका एनालिसिस किसके थ्रू करना, सैटेलाइट डेटा के थ्रू। ये होता है फेज़ 2। फिर फेज़ 3 में आता है कैमरा ट्रैपिंग। तो ये प्राइमरीली मेथड होता है, ये जिसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इंडिविजुअल टाइगर्स होते हैं उनकी फ़ोटो ली जाती है और यूनिक जो उनके स्ट्राइप पैटर्न्स होते हैं उससे उन्हें पता लगाया जाता है कि यहाँ पे कितने एनिमल्स हैं, और इसे एनालाइज किया जाता है। साइंटिफिक फ्रेमवर्क होता है एक, उसके तहत इसे एनालाइज किया जाता है। बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं और लोकल फॉरेस्ट पर्सनल हैं, उनकी टीम्स मिलके इस प्रोसेस को पूरा करती है, कि ऐसा नहीं कि कोई भी बैठा और इसे कर लिया। बहुत एक्सपर्ट लोग इसमें बैठ के इसे काम करते हैं। फिर जो टाइगर नंबर्स है जिन्हें रिकॉर्ड किया जाता है सैंपल साइट्स में, राइट। और यहाँ पे देखिए इसके साथ ही साथ और भी बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे कि टाइगर के जो साइंस हैं, जहाँ पर वो कुछ मार्क छोड़ रहा है। फिर जो प्रे अवेलेबिलिटी मैंने बताया था, जो टाइगर जिसका शिकार करता है उसे प्रे कहते हैं, तो वो कितने बचे हुए हैं, राइट, क्योंकि उस पर भी टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी डिपेंड करती है। और फिर हैबिटेट कंडीशन, जो उसकी एक हैबिटेट है उसकी क्या कर वो किस कंडीशन में वहाँ पे ह्यूमन कितना डिस्टर्बेंस कर रहा है, कितना ह्यूमन डिस्टर्बेंस हो रहा है, राइट। वो सबको भी उन सबको भी जब ये बनाया जाता है, ये टाइगर नंबर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनके साथ इन सब चीज़ों को भी रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे कि एक अच्छी तरह रॉबस्ट स्टेटिस्टिकली रिजल्ट बन सके, राइट। तो ये सब भी चीज़ें उस पर ध्यान रखी जाती है ताकि एक अच्छा सा, मतलब एक फुल प्रूफ रिपोर्ट आ सके। ये नहीं कि इसमें गलतियाँ निकल रही हैं बाद में, ऐसा नहीं है। तो इससे बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें लगाए जाते हैं। फिर फोर्थ फेज़ में क्या होता है कि इसमें ये बताया जाता है जो टाइगर मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, राइट। तो इस तरह से उसमें पूरी तरह से जो एस्टिमेशन है वो बताया जाता है कि हमने इस तरह से एस्टिमेट। तो इंडिया ने फेज़ 4 में जो टाइगर मॉनिटरिंग प्रोग्राम है उसके फेज़ 4 में अनाउंस किया था, बताया था कि हम एक काफ़ी नेशनल लेवल पे जो एस्टिमेशन प्रोग्राम है हम इसे आगे जाके बढ़ाएंगे। उससे क्या हुआ, फिर हर साल एनुअली मॉनिटरिंग होने लगी जो टाइगर्स है उनकी, और टाइगर रिजर्व लेवल पे हर साल टाइगर रिजर्व लेवल पे उनकी एनुअल जो मॉनिटरिंग होती है वो हर साल होने लगे। और प्रोटेक्टेड एरियाज में भी ऐसे शुरू हो गया 2011 नवंबर से। फिर ये जो मैथडोलॉजी है, राइट, जो कि जिसे डेवलप किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और NTCA ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कुछ कंसल्टेशन, मतलब जो एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर कंसल्ट किया है, सलाह मशवरा किया है। और उन्होंने फिर इस तरह से जो स्टेटिस्टिकली साउंड जो प्रोसीजर्स है उसे एक तरह से इस्तेमाल किया है। और उन्होंने मतलब इस तरह से वो किया है कि हम ये सब पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं और फिर बाद में उसे इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं, जिससे कि उसमें ये आता है टाइगर की भी एस्टिमेशन की जाती है और उसके शिकार प्रे की भी एस्टिमेशन किया जाता है। फिर आगे देखते हैं जो टाइगर मॉनिटरिंग है उसके लिए कैमरा ट्रैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कहाँ कहाँ पे लगाने हैं ये भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 25 डबल साइडेड कैमरास। तो 25 डबल साइडेड कैमरास होते हैं पर
100 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। जिनके ट्रैपिंग एफर्ट क्या होते हैं, 1000 ट्रैप्स पर जो हर रात है, मीन सॉरी 100 स्क्वायर किलोमीटर्स है, वहाँ पे 1000 ट्रैप्स होने चाहिए, ट्रैप नाइट्स होने चाहिए, मतलब 1000 ट्रैप नाइट्स वहाँ पे लगा के रखना चाहिए, ठीक है। तो आप ये याद रख लीजिए। फिर हम आते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, एक जो ईयरली एक इंडिकेशन मिलता है कि जो जो क्रिटिकल टाइगर है पॉपुलेशन है, वो उनका हर साल वहाँ पे मतलब किस तरह से चेंज आ रहा है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका पता लगाया जा रहा है। ये किसके लिए, लॉन्ग टर्म जो मैनेजमेंट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे जाके टाइगर पॉपुलेशन को हम अच्छी तरह से कंजर्व कर सकें, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के एफर्ट लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट टाइगर एक सक्सेस बनकर उभरा है। फिर जो प्रे पॉपुलेशन है उसकी मॉनिटरिंग की भी साथ ही साथ की जाती है, साइमल्टेनियसली की जाती है। मैंने बताया था टाइगर की पॉपुलेशन भी देखी जाती है, उसके साथ उसके प्रे की पॉपुलेशन भी तभी के तभी देखी जाती है। तो उससे किस किस तरह से डिस्टेंस सैम्पलिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है, डिस्टेंस सैम्पलिंग प्रोटोकॉल्स हो गया। फिर हम देखते हैं जो इनोवेशंस लिए गए थे 2010 के, जो ऐसे बेस्ट इन क्लास साइंटिफिक प्रोसेस मतलब डिक्लेयर किया गया था, अगर आपको याद हो। तो फिर इनोवेशंस की जब 2010 का जो नेशनल टाइगर असेसमेंट था, तो उसमें किस तरह के इनोवेशंस किए गए थे, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें जैसे यहाँ पे आ गया पार्टनरशिप, जो सिविल सोसाइटी है, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ पार्टनरशिप की गई, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया जो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में। फिर उसके बाद जेनेटिक एनालिसिस किया गया, मैंने बताया था फीकल मैटर्स के थ्रू, डीएनए प्रिंटिंग के थ्रू। उसके बाद टाइगर्स के साथ उसके और को प्रेडेटर्स, मतलब और भी ऐसे हैं जो शिकार करते हैं, ऐसे स्पीसीज़ हैं, राइट, उनका उनका भी पॉपुलेशन को इसमें ध्यान रखा गया, उनकी पॉपुलेशन को भी यहाँ पे उनके नंबर्स को भी देखा गया। फिर बाद में प्रे पॉपुलेशन, फिर हैबिटेट की जो क्वालिटी है उसे भी एक्सेस किया गया। उसके बाद आता है जो पायनियरिंग अटेम्प्ट है, राइट, ये तो पहला अटेम्प्ट था जिसमें टाइगर एस्टिमेशन कहाँ पे किया गया, सुंदरबन टाइगर रिजर्व में किया गया, जिसे यूजिंग सैटेलाइट टेलीमेट्री के थ्रू और साइंस सर्वेस के थ्रू वहाँ पे जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व में इस तरह से टाइगर पॉपुलेशन को मतलब किया गया पहली बार। और उसके बाद फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन जो सह्याद्री हिल्स है टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट्स में आता है, राइट, तो वहाँ पे भी इस तरह से किया गया टाइगर पॉपुलेशन। और फिर जो सेम साइंटिफिकली रॉबस्ट मेथड्स हैं, ये 2006 और 2010 में कंसिस्टेंटली से यूज़ किए गए, और इससे क्या हुआ, जो उनके जो कंपैरिजंस हैं वो करने में आसानी हो गई, क्योंकि एक ही तरह के मेथड्स अगर यूज़ किए जाते हैं तो फिर से उन रिजल्ट्स को कंपेयर करना ज़्यादा आसान होता है, ताकि हम एक ट्रेंड जो है उसका पता लगा सकते हैं, जो लगा सकें, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। फिर जो एस्टिमेशन जो किया गया टाइगर पॉपुलेशन का 2006 में 1000, राइट, ये नंबर आपको याद रख सकते हैं, हम देखें, ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक टाइम पे इतना हो गया था, फिर आगे जाके अभी कितना ज़्यादा पहुंच गया 2000 तक। तो 1411 यहाँ एक टाइम पे इतना हुआ करता था, फिर आगे जाके एंड जो इन कंजर्वेशन के एफर्ट्स लिए गए और स्टडीली लिए गए, उस वजह से 2010 में ये इम्प्रूव होकर 1706 हो गए, 6 बढ़ गया, ठीक है, जो टाइगर पॉपुलेशन है। अब हम बात करते हैं इसी टाइगर के कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनली किस तरह से कॉपरेट किया गया, बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने कॉपरेट किस तरह से किया। यहाँ पे इस स्लाइड में हम बात करेंगे भूटान, राइट, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश की, जिनके साथ बायलैटरल प्रोटोकॉल इंडिया ने साइन किया, जो कि चल रहा है अभी भी। और फिर इंडिया ने मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग नेपाल के साथ साइन किया है, जिससे कि जो ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं वाइल्ड लाइफ को लेकर, उन पर एक कंट्रोल किया जा सके, उन्हें रोका जा सके, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया टाइगर कंजर्वेशन। और चाइना के साथ भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया, एमओयू साइन किया गया नेपाल के साथ, और चाइना के साथ एक प्रोटोकॉल बनाया गया टाइगर कंजर्वेशन के लिए। फिर बाद में मैंने बताया बायोलैटरल प्रोटोकॉल तो है ही है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के साथ। और फिर बाद में एक ग्लोबल टाइगर फोरम है ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज, जहाँ पे टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पे टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं उन्हें टाइगर रेंज कंट्रीज़ कहते हैं, तो उसे भी बनाया गया ताकि इंटरनेशनली इस इशू को हम लोग वो कर सकें और टाइगर कंजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान दे सकें। उसके बाद एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, तो ये जो यहाँ पे दिल्ली रेजोल्यूशन लिया गया था ऑन टाइगर कंजर्वेशन, थर्ड एशियन
मिनिस्ट्रियल कंजर्वेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन। तो इसे इस थर्ड एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया था इस रेजोल्यूशन को, न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन को। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि रिकवरी ऑफ टाइगर इन लो डेंसिटी प्रोटेक्टेड एरियाज। तो जो जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे डेंसिटी कम है, तो उन्हें रिकवर करना, उन्हें बचाना, जैसे और 3 Rs के थ्रू। क्या है वो? रिस्टोरेशन, रीइंट्रोडक्शन और रिहेबिलिटेशन। रिस्टोरेशन मतलब बचाना उन्हें, जितने हैं उन्हें उनके संरक्षण करना, उसके बाद फिर रीइंट्रोड्यूस। अगर वहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन काफ़ी कम है तो उन्हें कहीं और से वहाँ ला के उन टाइगर्स को वहाँ पे बसाना और फिर रिहेबिलिटेट करना, उन्हें वहाँ पे अच्छी तरह से सस्टेन करके रखना। फिर आते हैं एक्सेलरेशन इम्प्लीमेंटेशन। जो टाइगर ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन और भी अच्छे लेवल पे और भी तेज़ गति से किया जा सके, जिसमें आता है जो हैबिटेट है, उनके जो हैबिटेट है उसे इम्प्रूव करना, ताकि वो वहाँ पे और अच्छी तरह से रह सके। एंटी पोचिंग जो सर्वेलेंस है, राइट, जो पोचिंग की जाती है एनिमल्स की, वो बंद हो सके, और उसके लिए सर्वेलेंस बहुत बढ़ाई जाए, और उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, राइट। और उसके बाद फिर इंटेंसिव जो लोकल है उनके पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा बढ़ाना, और भी जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए और भी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो गए, उन सबको बढ़ाना और उन्हें भी एजुकेट करना इसके बारे में। फिर बाद में प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर हैबिटेट्स, तो ये तो आता ही है। यूजिंग टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इकोसिस्टम सर्विस, राइट। तो टाइगर हैबिटेट्स को इकोसिस्टम सर्विस के लिए इस्तेमाल करना, और इकोनॉमिक ग्रोथ, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और इन सब का भी ख्याल रखना एक तरह से, राइट। ये नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल इकोनॉमी अलाउड नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ध्यान रखना और क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान रखना, एड्रेस करना ज़रूरी है। और इस तरह से जो कॉपरेशन है, राइट, कॉपरेशन है करना एक दूसरे के साथ, ताकि जो वाइल्ड लाइफ जो क्राइम्स होते हैं, राइट, पोचिंग जैसे और इलीगल जो स्मगलिंग टाइप की चीज़ें होती हैं, वो सब बंद हो सकें, उसके साथ उनसे लड़ा जा सके। तो यहाँ पे देखिए टाइगर रेंज कुछ यहाँ पे दिए गए टाइगर रेंज कंट्रीज़। तो फिर ये थर्ड कॉन्क्लेव था, जो पहला वाला था वो कहाँ हुआ था? हुआ इन थाईलैंड में। उसके बाद थिम्पू जो भूटान में आता है 2012 में, उससे पहले टाइगर समिट हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। फिर आते हैं जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ है, उसमें कौन कौन आते हैं, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, लाओस, फिर मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया और थाईलैंड, वियतनाम। फिर टाइगर कंजर्वेशन हो गया। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर पे, प्रोजेक्ट एलिफेंट पे, हम सॉरी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था 1992 फरवरी में। ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट। तो इससे जो स्टेट है जहाँ पे ये इनकी जो पॉपुलेशन है, हमें पता है ये जो एलिफेंट्स होते हैं, जो हाथी होते हैं, वो घूमते रहते हैं, वो माइग्रेट करते रहते हैं इधर से उधर। तो वहाँ पे फ्री रेंजिंग इसलिए लिया गया, फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन से जहाँ पे ज़्यादा है, राइट। जो वाइल्ड एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो उनके सर्वाइवल के, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ऐसे कुछ वाइबल पॉपुलेशन, ठीक है, उन्हें जो एलिफेंट्स है उन्हें अपने ही नेचुरल हैबिटेट में किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखा जाए, उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर को पहले तो मेनली ने कहा 13 स्टेट्स में और यूटीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया था। नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, आप देख सकते हैं। और फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया गया था महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को भी। फिर आगे देखते हैं स्टेट्स जिनके जहाँ पे थोड़े बहुत, राइट, उनके जो स्टेट्स हैं जहाँ पे ये 13 स्टेट्स हैं, वहाँ पे उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता था, टेक्निकल असिस्टेंट, मतलब किस तरह से बचाव करना है ये जो एलिफेंट्स हैं, ताकि ये जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, हम देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है, ट्रेन की पटरियों में आ जाती हैं और ट्रेन से टकरा जाती हैं, ये जो एलिफेंट्स हो गए, और भी इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा भिड़ंत होती है। तो इस सब को बचाने के लिए, राइट, जो क्या किया गया था, जो ऐसे स्टेट जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर भी सेंसस ट्रेनिंग ये सब दी गई, सेंसस किया गया, ट्रेनिंग लोगों को, वहाँ पे जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दी गई, तो किस तरह से ये जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसे कम से कम किया जा सके। तो उद्देश्य क्या है? ऑब्वियसली इसके ऑब्जेक्टिव्स यही रहेंगे कि जो टाइगर्स है उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनके हैबिटेट्स को बचाना, उनके जो कॉरिडोर्स होते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, राइट, इसलिए इसे कॉरिडोर कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह वो स्टेट भी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, जस्ट वो माइग्रेट करते रहते हैं, क्योंकि वो शाकाहारी होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करनी होती है, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा चरना होता है। तो फिर जहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है चारा, वो कहीं और निकल पड़ते हैं, इसलिए कॉरिडोर्स बनाना पड़ता है एलिफेंट्स का। तो फिर मैन कॉन्फ्लिक्ट जो
कॉन्फ्लिक्ट है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, उसे कम करना, उसे पूरी तरह से एड्रेस करना। और फिर जो डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स है, राइट, कुछ कुछ जिन महावत होते हैं जो उन्हें पूरी तरह से उनके मास्टर बन जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स होते हैं जिन्हें पालतू बनाया जाता है, तो उनकी भी रक्षा करना। ये नहीं कि उनके साथ कुछ भी इलीगल काम हो रहा है। फिर बाद में आप देखते हैं अब इसका मेन वो क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है। तो फिर इकोलॉजिकल रिस्टोर करना, उन्हें जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वहाँ पे एलिफेंट्स को, माइग्रेटरी रूट्स होते हैं जो उन्हें बचा के रखना, क्योंकि वो माइग्रेट करते रहते हैं और उनकी माइग्रेशन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आएगी तो फिर क्या होगा, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट आएगा, राइट, या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो उसे उनके जो माइग्रेटरी रूट को बचा के रखना, और उसके बाद मिटिगेशन ऑफ, यही जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें कम से कम करना, मिटिगेट मतलब कम करना। फिर जो ह्यूमन का जो प्रेशर पड़ता है उनके हैबिटेट पे, उसे भी मिनिमम करना, राइट। ह्यूमन के एक्सपेंशन की वजह से काफ़ी जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट का लॉस हो रहा है, तो ह्यूमन प्रेशर से उसे बचाना। फिर डोमेस्टिक स्टॉक, ये सब जो लोग मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उन पर असर पड़ता है, उन्हें कम से कम करना। और फिर उसके लिए साइंटिफिक और प्लान्ड मैनर में ये सब इन मेजर्स को उठाना, ताकि एलिफेंट्स की हम रक्षा कर सकते हैं, संरक्षण कर सकें। फिर जो एनिमल्स है, एलिफेंट्स है, उसे पोचर से बचाना, राइट, जो पोचिंग करते हैं, इन्हें हाथी दांती है सबके लिए इनकी तस्करी करते हैं, उस सब से इन्हें बचाना। और अननेचुरल डेथ होते हैं, जैसे कि इन्हें आइवरी के लिए मार दिया जाता है, और रोड में मतलब रेलवे ट्रैक्स में आए थे, उन सब से इन्हें बचा के रखना। तो ये इसके लिए ये मेजर कंसर्न्स है जो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में, ये मेन प्रॉब्लम्स है और इन्हीं से बचाना है, राइट। फिर बाद में इन पर रिसर्च चलती रहती है, रिसर्च करते रहना है, और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी, एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो उसी का हिस्सा है कि हम ये पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं और जान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। फिर इको डेवलपमेंट, वेटरनरी केयर प्रोवाइड करना। एलिफेंट्स को किसी तरह की बीमारी हो गई, किसी तरह की इंजरी हो गई, तो हमें वेट होना चाहिए जो उसे ट्रीट कर सके। और फिर हेल्थ केयर और उनकी ब्रीडिंग को भी एक तरह से बचा के रखना, उनकी ब्रीडिंग का भी ध्यान रखना, ताकि उनकी पॉपुलेशन सस्टेनेबल रहे। अब हम आते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। तो यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है, मैंने बताया था, क्योंकि वो माइग्रेट करते रहते हैं तो एक ऐसा स्ट्रेच बना दिया जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रेच या फिर नैरो पट्टी बनाई जाती है फॉरेस्टेड एरिया की, या फिर अलग जगह पे भी, ज़रूरी नहीं है वो फॉरेस्ट लैंड ही हो, तो जो कि उसके जो लार्जर हैबिटेट है उसे कनेक्ट कर सके, जो इंटायर पॉपुलेशन है, ताकि वो एक तरह से आने जाने का वो काम करे, जो एलिफेंट्स है आराम से अपना माइग्रेट कर सके। तो ऐसे एरिया को वो अपना चूज़ करते हैं, और हमें उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखना है उनके लिए। फिर उससे क्या होता है, उनके जो सर्वाइवल है, बर्थ रेट है, वो उसे उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। क्यों हो सकती है, मैंने जैसे बताया था, वो ग्रेजिंग करते हैं, उन्हें एक जगह खाना ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह खाने के लिए जाना पड़ता है, राइट, इसलिए वो माइग्रेट करते रहते हैं। तो इसलिए जो कॉरिडोर्स है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो फिर आगे देखते हैं, ऐसे 88 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स इंडिया में पाए जाते हैं, राइट, हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें उन 80 में से जो 20 है वो कहाँ है, साउथ इंडिया में, 12 नॉर्थ वेस्टर्न, राइट, गुजरात, राजस्थान, इस तरह के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में हैं। फिर जो 20 है वो सेंट्रल इंडिया में आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे। फिर जो चौथा है नॉर्थ वेस्ट बंगाल में आते हैं, और 22 जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं, राइट, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा है। उसके बाद फिर देखते हैं जो इसमें से, राइट, 88 बताए गए हैं कॉरिडोर्स, उसमें 77.3% जो है वो रेगुलरली एलिफेंट्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट, क्योंकि वो माइग्रेट करते रहते हैं। और उसमें से 1/3 1/3 जो होता है वो उन्हें हाई प्रायोरिटी पे रखा गया है, और बाकी जो 2/3 है उसे मीडियम प्रायोरिटी पे रखा गया है। फिर ये जो एलिफेंट हैबिटेट है उसका जो फ्रैगमेंटेशन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, कहाँ पे, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और नॉर्थ इंडिया में भी। उसके बाद फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बढ़ गया था, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है उसके बाद, फिर सेंट्रल इंडिया में, राइट। तो फिर जो इनका जो हैबिटेट है वो एक तरह से टूटता जा रहा था। लेकिन जो सबसे कम जो छेड़छाड़ है और जो सबसे कम परेशानी हुई है इन कॉरिडोर्स का, वो है साउथ इंडिया में। मतलब साउथ इंडिया में इनका संरक्षण अच्छी तरह से किया गया। साउथ इंडिया में 65% जो कॉरिडोर्स है वो प्रोटेक्टेड एरिया में, रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में आते हैं। 90% जो सेंट्रल इंडिया में वो जॉइंटली, मतलब पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं आते, फॉरेस्ट पूरी तरह से रिजर्व में नहीं आते। 90% जो है वो जॉइंटली कहाँ पे, फॉरेस्ट और फिर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के साथ आते हैं, राइट, उसमें एग्रीकल्चर भी इन्वॉल्व होता है, फॉरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। और 10% है वो पूरी तरह से फॉरेस्ट एरिया में आते हैं। और यहाँ पे देखें, पूरी नेशनली जो 24% कॉरिडोर्स है वो पूरी तरह से फॉरेस्ट कवर में आते हैं।
फॉरेस्ट कवर में आने से क्या होता है कि वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो जाता है, राइट। लोग आना जाना वहाँ पे कम करेंगे तो हाथियों के लिए माइग्रेट करने में आसानी होती है। फिर आगे देखते हैं, तो प्राइमरी थ्रेट है इस इन कॉरिडोर्स का, वो क्या है, हैबिटेट लॉस। तो उससे फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। फिर क्या होता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जैसे होती है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाई जाती है, रोड्स बनाए जाते हैं, हॉलीडे रिजॉर्ट्स बनाते हैं, उस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो ये रोड है, मतलब इनका जो कॉरिडोर है, उसे एक तरह से खतरा पहुँचता है। फिर कोल माइनिंग, आयरन माइनिंग होती है, ये भी बहुत बड़े खतरे हैं जो एलिफेंट टाइगर्स को, स्पेशली ये सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे आयरन, ये जो ओर्स है, आयरन मिनरल रिच स्टेट्स हैं ये, जो सेंट्रल इंडिया है, पूरा पूरा प्लेटो है, तो काफ़ी मिनरल रिच एरिया है, तो वहाँ पे ये आयरन माइनिंग ये सब ज़्यादा होती है, तो उस वजह से एलिफेंट्स को काफ़ी दिक्कत पहुँचती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें यही बताया गया है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, सेंट्रल इंडिया और थोड़ा सा ईस्टर्न, ठीक है। तो वहाँ पे ये मिनरल स्टेट्स हैं, और यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स भी पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो एलिफेंट मैन कॉन्फ्लिक्ट है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से। और सीरियस वहाँ पे पोचिंग प्रॉब्लम भी है, पोचिंग भी बहुत हो जाती है, उनकी जो आइवरी है, उनके ये जो दांत होते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा तस्करी की जाती है। इस वजह से वो काफ़ी वल्नरेबल मतलब वो काफ़ी वैल्यूएबल होती है, जो आइवरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, उसके लिए इसकी तस्करी की जाती है, उसके हाथी के दांत के लिए। और फिर एलिफेंट्स जो होते हैं उन्हें बहुत बड़े बड़े ग्रेजिंग ग्राउंड्स, राइट, मैंने बताया था शाकाहारी होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एक तरह से खाने की ज़रूरत होती है, तो उसके वजह से क्या होता है, ये वहाँ पे एक ही जगह पे रह नहीं सकते हैं, तो ये हिलते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जो वो ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं, जैसे खेत में पहुँच जाते हैं, और फिर वहाँ पे उनकी पूरी जो फसल है उसे भी नष्ट कर देते हैं, तो और ह्यूमन एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। अब इसे कम कैसे किया जा सकता है, तो इसे कम इसी तरह से किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरेस्ट एरियाज़ में, राइट, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ में इसे बनाया जाए, जो कॉरिडोर्स हैं वो ज़्यादा फॉरेस्ट कवर के अंदर लाया जाए, और इसे ज़्यादा ऐसे प्रोटेक्शन ग्रांट की जाए, उसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाए, और फिर उसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाए, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत से कम किया जाए। और जब ऐसा एक जगह को कॉरिडोर बनाया जाता है, वहाँ पे इन सब का भी ध्यान दिया जाए, एनिमल मूवमेंट को भी वहाँ पे एक तरह से उसे रेगुलेट किया जाए, कि हर किसी को आने जाने की वहाँ पे मतलब रेस्ट्रिक्शंस हो उस पर, और फिर उसकी ज़रूरत के हिसाब से रिस्टोरेशन का काम वहाँ पे किया जाना चाहिए। फिर जो होते हैं जो सिक्योरिंग द कॉरिडोर्स इन्वॉल्व्स, जो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उन्हें सबसे पहले अच्छी तरह से बताने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं आपके आने जाने पर, और भी बहुत चीज़ों पर हम क्यों कर रहे हैं, हम इससे क्या होगा, और इससे ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट से कमी किस तरह से आएगी, ये सब उन्हें समझाने की ज़रूरत है, वरना उन्हें भी समझ में नहीं आएगा, उनका लाइवलीहुड अफेक्ट होगा, तो फिर वो ऑब्वियसली वो भी परेशान हो जाएंगे। और फिर बाद में यहाँ पे ये बताया गया, फर्दर प्रिवेंटिंग फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस फॉरेस्ट, राइट। यहाँ पे तो ये बोला है कि जो ये कंजर्वेशन जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, राइट, इनका काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, जिससे कि आगे जाके और जो इनके जितना हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया वो हो गया है, लेकिन आगे जाके इन पर कमी लाई जा सके, तो फिर जिससे ह्यूमन जो अर्बन एरियाज़ हैं उनसे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो हैबिटेट है उस पर इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, राइट, हम ह्यूमंस आके उनकी जगह छीन रहे हैं, तो वो सब ना हो सके, और फिर आगे जाके टाइगर्स, एलिफेंट, सांबर, मार्श क्रोकोडाइल, घड़ियाल, इन सब को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, राइट। फिर ये लास्ट देख लेते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ माइक है, यहाँ पे ये किसने मैंडेट किया गया, कॉपरेशन ऑफ पार्टीज, राइट, कि किसकी बॉडी है, हमारी यूएनएफसीसी की एपेक्स बॉडी है, राइट। तो उसने साइट्स का एक रेजोल्यूशन तैयार किया था, जो कि साउथ एशिया में 2003 में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके कुछ पर्पस यहाँ पे दिए गए, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर जो भी एलिफेंट रेंज है उसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टेट्स को, जिससे कि वो प्रॉपर मैनेज कर सके, इन्फोर्समेंट जो डिसीजंस ले सके, और इस तरह के इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बना सके, राइट, ताकि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हो सके जो एलिफेंट पॉपुलेशन का। मेन ऑब्जेक्टिव्स यही हो गए उसके, राइट, इलीगल जो हंटिंग होती है उसे रोकना, फिर बाद में उनका ट्रेंड को ओवर द टाइम देखते रहना कि वो बढ़ रही है कि उनकी पॉपुलेशन घट रही है, और फैक्टर्स कुछ ऐसे, फाइंड द फैक्टर्स कॉजिंग और एसोसिएटेड विद सच चेंजेस, मतलब किस वजह से चेंजेस आ रहे हैं, राइट, तो उसे असेस करना, राइट, और फिर उस हिसाब से उसे डिसीजन लेना। फिर अंडर इस माइक जो प्रोग्राम है उसके तहत जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उस हर साइट से, राइट, ऑल साइट से मंथली बेसिस पर,
राइट। पेट्रोलिंग के थ्रू जो किया जाता है, माइक पेट्रोल होते हैं उनके थ्रू जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी हो रही है, क्या उन्हें कौन सी दिक्कत आ रही है, बहुत सारे डेटा होते हैं कलेक्ट किया जाता है, उसे सब रीजनल सपोर्ट ऑफिस है उसे सबमिट करना। यहाँ पे इस महीने हमने ऐसे पेट्रोलिंग की है और ये डेटा इस महीने का है, इस तरह से सबमिट करना। और साउथ एशिया प्रोग्राम कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में, और इसकी जो इस असिस्टिंग मिनिस्ट्री है वो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चैप्टर में इस पार्ट को मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में इसे कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी आगे भी काफ़ी लंबा है ये, राइट। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए इन वीडियोस को, लाइक शेयर और ज़रूर कीजिए, राइट। थैंक यू।